बुक से लिख रहोगे ना, लिखोगे? बुक में लिख दूंगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यस। ओके, सो गुड इवनिंग बच्चों। मैं आप लोगों के सामने पार्ट सी और पार्ट डी के रिगार्डिंग बात करने आया हूँ, है ना। पार्ट ए और पार्ट बी का तो हो चुका है, मैं आप लोगों के सामने आया हूँ पार्ट सी के रिगार्डिंग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पार्ट सी के लिए ही आ रहा हूँ, क्योंकि पार्ट डी में तो है ही 10 पेजेस, उसके अंदर तुम क्या ही एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, नालायक हूँ, है ना। सो विदाउट अ फर्दर अड्यू स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसके बारे में हम बात करेंगे जो कल आ सकते हैं, है ना। चलो, इसके अंदर कंपनी की एक बार डेफिनेशन ज़रूर देख कर जाना आप कि कंपनी क्या होती है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर ये मिलेगी आपको, है ना। एक ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी 2013 के अंदर या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर। फिर कुछ फीचर्स आप देकर जाइएगा, स्पेशली इसके अंदर आप देख कर जाइएगा कॉमन सील, है ना, जो कि आज के टाइम में बच्चा ऑप्शनल है, ठीक है, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। और अगर आपकी कंपनी के अंदर सीएस नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर, और अगर सीएस है तो एक सीएस प्लस एक डायरेक्टर का आपको साइन लगता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट इज, आ जाओ। ओके, टाइप्स ऑफ द कंपनीज के अंदर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो पब्लिक कंपनी क्या होती है भाई? ऐसी कंपनी सर जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती, ठीक। सेकंड, आपका जो मिनिमम आपके सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं वो होते हैं 7, है ना। एंड मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है इसकी? मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी? वो है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। एंड लास्टली, आपकी जो पब्लिक कंपनी है उसकी जो क्या होगी बेटा? सब्सिडरी, जो कि क्या है? एक प्राइवेट कंपनी है, उसको हम क्या मानेंगे? पब्लिक कंपनी मानते हैं, ठीक है। और ख़त्म हो गई, यस ख़त्म। प्राइवेट कंपनी के अंदर 3 कंडीशंस होती हैं, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट और प्रोहिबिट। रेस्ट्रिक्ट कहाँ तक? अपन करते हैं रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के लिए। लिमिट नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि होते हैं 200। एंड प्रोहिबिट करते हैं इन्विटेशन रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज। तो इन्विटेशन यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ये आपको मिलेगा बेटा, ये 3 पॉइंट्स, है ना। ये एक बार ज़रूर देख के जाओ। ओके, गवर्नमेंट कंपनी एक बार ज़रूर देख कर जाना, इसका सेक्शन है 2 क्लॉज 45, और ये कहता है कि अगर आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और ये मिलकर क्या कर रही हैं बेटा? ये होल्ड कर रही हैं मिनिमम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल किसी दूसरी कंपनी की, तो फिर वो कंपनी क्या हो जाती है? गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। और इस केस के अंदर जो सब्सिडरी कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी की, वो भी क्या होती है? एक गवर्नमेंट कंपनी ही होती है। नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी ज़रूर करके जाइएगा, इसके अंदर जो लिमिट है वो सही नहीं लिख रखी है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेड अप शेयर कैपिटल के केस के अंदर 2 करोड़ जो कि जा सकता है 10 करोड़, और टर्नओवर के केस के अंदर 20 करोड़ जो कि जा सकता है 100 करोड़, है ना। और एंड दैट इज दोनों कंडीशंस को आपको कंप्लाई करना पड़ता है ना। एक्सेप्शंस, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी और स्पेशल एक्ट के अंदर बनी हुई कंपनी, ये एक्सेप्शंस हैं स्मॉल कंपनीज के, ठीक है। चलिए, 1 पर्सन कंपनी, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ खुफिया सूत्रों से पता चला है मेरे को, है ना। तो इसको ज़रूर करके जाना एक बार। इसका सेक्शन, इसकी डेफिनेशन जो है वो मिलती है सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर, जिसके अंदर बोलता है कि ओनली एक ही इंसान क्या है? इधर मेंबर हो सकता है। डायरेक्टर की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे कितने चाहिए होते हैं? 1, और मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं बेटा? 15। ये डायरेक्टर के लिए बताया मैंने आपको, है ना। चलो,
एलिजिबिलिटी अगर बात करें इसकी, तो एलिजिबिलिटी के लिए क्या है भाई, एक तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ये लो सर। दूसरा इंडियन सिटीजन भी हो सकता है और आउटसाइड सिटीजन भी हो सकता है, और वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और यहाँ पे रेजिडेंट इन इंडिया का क्या मतलब है कि मिनिमम वो कितने दिन के लिए रहे, 120 दिन के लिए रहे प्रीवियस ईयर के अंदर। क्लियर हुआ? चलो ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पेक्टिव चेंज कर लेना बेटा, ऐसा नहीं है मैं गलत बता रहा हूँ, यहाँ पे चेंज हो चुका है, 120 डेज कर लो, ठीक है, ये सब चेंज करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली है, और ये तो हर बच्चे को पता है कि अगर मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बात की जाए तो मिनिमम मेंबर्स आपको कितने चाहिए रहेंगे। मिनिमम यहाँ लिख देता हूँ मैं, ओके। तो मिनिमम लोग आपको कितने चाहिए, तो ओपीसी के अंदर कितने लोग होने चाहिए भैया, ओनली एक, ठीक है। एंड प्राइवेट के केस में कितने लोग होंगे बच्चों, मिनिमम 2। एंड पब्लिक के केस के अंदर मेंबर कितने चाहिए, मिनिमम 7, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। फिर अगर आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आरओसी को सबमिट करने पड़ते हैं, तो एमओए प्लस एओए दे दीजिए, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन जाता है आपके सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस के अंदर होते हैं, फिर कंपनी के मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, इनसे भी जाता है डिक्लेरेशन। फिर डिक्लेरेशन जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स से, कि इन्होंने सारे के सारे ट्रू डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और वो कोई भी कॉन्विक्टेड नहीं हुए हैं फॉर्मेशन मैनेजमेंट के अंदर, है ना, ये लीजिए। फिर एड्रेस जाता है, जब तक कंपनी नहीं बन जाती तब तक कैसे कॉन्टैक्ट करेगा। फिर सारे के सारे पर्टिकुलर्स दिए जाते हैं फर्स्ट डायरेक्टर्स के एंड इवन की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स के भी, है ना। देन आपके इंटरेस्ट आपको शो करना पड़ता है DIR 8 के अंदर, है ना। ये सारे आपको चीज़ें मेंशन करनी पड़ती है। ये सब दिया तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, एज सिंपल एज दैट, है ना। इसके अंदर ये सेक्शन 4 है, इसमें याद रखना 6 क्लॉजेज होते हैं, ओके सॉरी 6 क्लॉजेज होते हैं। कौन कौन सा, एक तो नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और नॉमिनी क्लॉज, है ना। तो ये सब चीज़ें बेटा देख कर जाना आप। चलिए कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंट, चलिए कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंट, आपको और क्या करना है, एल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम याद रखना, SR लगता है इसके अंदर, है ना। नेम चेंज करनी तो किसकी अप्रूवल लगती है, नेम चेंज में सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज आपके ROC की अप्रूवल लगती है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट वर्ड क्या है बेटा, ऐड कर रहे हो या फिर रिमूव कर रहे हो तो ROC की अप्रूवल नहीं लगेगी, ठीक है। यस ये लीजिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे आपको सरकार बोल रही नाम चेंज करने के लिए, तो अगर आपका नाम ऑलरेडी किसी पहले के कंपनी से एग्जिस्टिंग में है तो फिर उस केस के अंदर बोल सकते हैं कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर नाम चेंज करना है, और वो भी कौन सा रेजोल्यूशन, OR पास करके। अगर ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग है तो फिर उसके नाम चेंज करने से या उसके इनकॉर्पोरेशन से 3 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करनी है, और हम उनको देंगे 6 मंथ का टाइम अपना नाम चेंज करने का, वो भी एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, एज सिंपल एज दैट, खत्म हो गया, है ना। चलो सेक्शन 8 कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं ये एक बार देख के जाइएगा आप, कि ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट में, जैसे कि आर्ट, साइंस, रिलीजन, एजुकेशन, चैरिटी, डोनेशन, इन सब के अंदर क्या करती है, उसको प्रमोट करती है। इसके अंदर जो भी इनको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट क्या वापस से ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए ही लगा दिया जाता है। एंड और क्या, और अगर हम अपने मेंबर्स को कोई डिविडेंड वगैरह नहीं देते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें रहती है बेटा इसके अंदर। किसी कंपनी को हम लाइसेंस एग्जिस्टिंग कंपनी को भी दे सकते हैं और नई इनकॉर्पोरेट कंपनी को भी दे सकते हैं, ओके। सेक्शन 12 जो कि है आपका पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय अ कंपनी, यानी ये रजिस्टर्ड ऑफिस वाला है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके अंदर एक चीज़ याद रखना बच्चों कि आपको अपने इनकॉर्पोरेशन से, कहाँ से, इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर अंदर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करना होता है,
और इसी 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई भी करवाना पड़ता है, वो भी INC 1222 के अंदर। सिंपल। चलो, अगर आप अपना कंपनी का नाम चेंज करते हैं तो आपको 2 साल तक अपना फॉर्मर नेम बताना पड़ता है सारे के सारे कम्युनिकेशंस के अंदर, फॉर्मर नेम। सिंपल। ओके, याद रखना प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर आपको वेरिएशन करना है तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है, और SR है तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा जिसके अंदर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है ना। डीमटेरियलाइज शेयर्स, इसको प्यार से अपन डीमैट शेयर्स भी कहते हैं। सेक्शन है इसका 29 और इसके अंदर कहता है कि हर आपकी लिस्टेड कंपनी और आपकी अनलिस्टेड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर्स के कौन से फॉर्म में रखने हैं, डीमैट फॉर्म में रखने होते हैं, है ना। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकता है बेटा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसको इशू तो एक बार किया जाता है, लेकिन उसके बेसिस पर आप कई बार क्या कर सकते हैं, अपना अलॉटमेंट कर सकते हैं सिक्योरिटीज का, है ना, कई बार कर सकते हैं। तो बाद में एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ आपको बाकी के जो चेंजेस होते हैं उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ता है जिसे कहते हैं अपन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये दोनों के दोनों जाते हैं रजिस्टर होने के लिए, है ना। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है जितने टाइम तक के लिए इशू किया जा सकता है वो है मैक्सिमम 1 ईयर। ये लीजिए, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बिल्कुल प्रोस्पेक्टस जैसा ही होता है, बस इसके अंदर क्वांटिटी प्लस प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है। ये लो, खत्म हो गई बात। लाइबिलिटीज के अंदर याद रखना 34 जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में बात करता है और 35 जो है वो सिविल लाइबिलिटी के बारे में बात करता है। क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर अगर पाए गए तो 447 लग जाता है, और 35 के अंदर दैट इज सिविल लाइबिलिटी के अंदर पाए गए तो आपको लॉस या कंपनसेशन देने के लिए हम बाउंड करते हैं। सिंपल। कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर याद रखना कि अगर जहां बात करते हैं अपन शेयर्स की तो आप कमीशन कितना दे सकते हैं, तो अपने को 2 चीजें देखनी पड़ेंगी, AOA प्लस या फिर आपका 5% विच एवर इज लेस। और अगर डिबेंचर्स की बात करें तो फिर AOA या फिर 2.5% विच एवर इज लेस। क्लियर हुआ? ये लीजिए, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इसके लिए तो आप अच्छे से जानते ही हो, इसको एक बार करके जाना, है ना। डुप्लीकेट शेयर्स, अगर आपके शेयर्स जैसे कट जाते हैं, फट जाते हैं, गुम जाते हैं, डेस्ट्रॉय हो जाते हैं, म्यूटिलेट हो जाते हैं या डिफेस्ड हो जाते हैं, तो आपको क्या करना होता है, अपने कटे फटे शेयर्स को क्या करिए, आप कंपनी को वापस से डिपॉजिट कर दीजिए और कंपनी उसको क्या करेगी, वापस से एक आपको नया सर्टिफिकेट आपको दे देगी विच इज अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। उसके ऊपर लिखा हुआ जाता है कि ये एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है जो कि इशू किया गया है शेयर होल्डर को, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए आपका लॉस्ट हो गया है या फिर टोटली डिस्ट्रॉयड ही हो गया है, दैट इज जलकर खाक हो गया है, तो राख नहीं डिपॉजिट करवानी है अपने को, या फिर थेफ्ट हो चुका है, दैट इज चोरी हो गया है, तो उस केस के अंदर कंपनी जो है आपसे इंडेमिनिटी बॉन्ड साइन करवाती है। क्या करवाती है बेटा, इंडेमिनिटी बॉन्ड साइन करवाती है कि आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे हो, और अगर वो शेयर सर्टिफिकेट दैट इज ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट अगर कहीं मिलता है तो उसके लिए फिर आप जिम्मेदार होंगे जितना भी आपको लॉस होएगा। सिंपल। चलिए, बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, जी हाँ, ये भी आप एक देख के जाइएगा। बोनस शेयर्स के सोर्सेज कहाँ से रहते हैं, तो आपके फ्री रिजर्व्स में से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से, या फिर जो पहला जो आपने इशू किए हैं शेयर्स का उसके प्रोसीड से आप क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, दैट इज CRR, सॉरी FR सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड CRR, इनसे आप कर सकते हैं, ठीक। चलो,
इसकी कंडीशंस देखकर जाना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको ऑथराइज कर रहा है, रिकमेंडेशंस हो रहा है आपको बोर्ड की तरफ से, या फिर आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है पेमेंट के अंदर, आपने सारे ड्यूज पे किए हैं, दीज आर द फॉलोइंग कंडीशंस जो कि आपको लगती हैं। और आपके जो शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप हो जाने चाहिए या फिर फॉरफिटेड हो जाने चाहिए, है ना। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये देख के जाइएगा एक बार, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के यूजेस कहाँ क्या क्या होते हैं। तो इसके यूजेस क्या हो सकते हैं बेटा, जैसे कि ये इशू करना होता है अपने को अनइशूड शेयर्स, या फिर राइट ऑफ करना होता है आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या फिर आपको बोनस शेयर्स इशू करने हैं, या फिर एक्सपेंसेस या कमीशंस आपको राइट ऑफ करने हैं, या फिर प्रीमियम जो आप पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स के ऊपर, या फिर आप अपने ही शेयर्स परचेज करते हैं। दैट इज किस बारे में बात कर रहा है बच्चा, ये बायबैक के बारे में बात कर रहा है, जो कि ये कौन सा सेक्शन, सेक्शन 68, सिंपल सी बात है ना। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर तो आप समझते ही हो जहां पे दो जिंदा लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं शेयर्स, और ट्रांसमिशन जब एक इंसान मर जाता है तो ऑटोमेटिकली दैट इज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ शेयर्स जो ट्रांसफर होते हैं किसको, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन, सिंपल सी बात है। तो इसका जो फॉर्म भरा जाता है दैट इज SH4 जो होता है वो आपको फाइल करना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। फिर कंपनी क्या करती है, या तो रिजेक्ट करेगी या फिर एक्सेप्ट करेगी, और फिर उसके बाद आपको क्या मिलता है, अपील का टाइम मिलता है, अगले 30 डेज 60 डेज, ये सब आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट, देखो ये है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके ऊपर MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के भरपूर चांसेस हैं। तो यहाँ पे याद रखने का बहुत अच्छा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि 2 महीना 2 महीना 1 महीना और इन तीनों को जोड़ो 5, उसमें एक और जोड़ दो 6 महीना। अब ये है क्या बेसिकली, देखो अगर आपकी कंपनी क्या कर रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, क्या हो रही है, इनकॉर्पोरेट, तो 2 महीने के अंदर शेयर अलॉट करेंगे, शेयर सर्टिफिकेट देंगे। फिर 2 महीने कब से, जब आपका अलॉटमेंट हो रहा है, ठीक है, किसी दूसरे या दैट इज फर्दर टाइम के अंदर। अगर जैसे आपका 1 महीने, जैसे कि कंपनी आपके ट्रांसफ़र कर रही है या ट्रांसमिशन कर रही है, तो जब आपको मिला है शेयर्स उससे 1 मंथ के अंदर अंदर आपको डिलीवरी और शेयर सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और अगर बात करें डिवेंचर्स की बेटा, तो डिवेंचर्स के केस में 6 महीने के अंदर हम देते हैं शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है, डिवेंचर सर्टिफिकेट, सॉरी। चलिए बायबैक ऑफ शेयर्स, ये ज़रूर से देखकर जाना है, ये ऑलरेडी सेक्शन में बता चुका हूँ, दैट इज सेक्शन 68। इसको अगर आपको करना है तो फिर आपको कौन सा रेजोल्यूशन लगता है, इसके लिए आपको लगता है SR। लेकिन अगर आपके 10% तक ही है, अगर आपका जो प्रपोज्ड है बायबैक करने का, तो फिर उसके अंदर एक बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। एक फाइनेंशियल ईयर में अपर लिमिट इसकी 25% होती है, उससे ऊपर आप जा नहीं सकते, और 10% से 25% के बीच में रहोगे तो SR पास करना पड़ेगा, 10% से नीचे रहोगे तो आपको OR पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको ऑथराइज करना चाहिए, ये तो बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। डिवेंचर्स भी एक बार देख के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। इसके अंदर क्या कहता है कि आपके डिवेंचर्स दोनों तरह के हो सकते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। यहाँ पे फोकस करा गया है सिक्योर्ड डिवेंचर्स पर। अगर देखो सिक्योर्ड है तो उसको सिक्योर करने के लिए क्या रखा गया होगा, एसेट्स, और एसेट्स को सिक्योर कैसे करते हैं, बाय द वे ऑफ चार्ज, जो कि अपने आगे आने वाला टॉपिक है बच्चों, है ना। तो यहाँ से अपन चार्ज क्रिएट करके इसको सिक्योर कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है, वो होता है 10 साल, ठीक है। लेकिन किसी भी केसेस के अंदर, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज के अंदर, ये 30 साल तक जा सकता है, ओके। फिर इसके लिए क्या रखना पड़ता है अपने को, एक डिवेंचर ट्रस्टी भी रखना पड़ता है। फिर डिवेंचर ट्रस्ट डीड होती है, उसका नाम आपको DPT 1 के सर्कुलर में दिखाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना, ओके। अगर याद रखना, अगर डिवेंचर ट्रस्टी को हटाना है
तो आपकी बोर्ड मीटिंग के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स आए, कितने बेटा, जितने भी डायरेक्टर्स आए हैं उनकी 100% कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी आप उसको हटा सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी एक बार करके जाना, आ सकता है ना। बेसिक ड्यूटीज इसके अंदर बता रखी है कि इसको जब लगेगा तो डिबेंचर होल्डर्स की, डिबेंचर होल्डर्स ना, हाँ, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलवाएगा। वो ये चेक करेगा कि कंपनी जो भी सर्कुलर इशू कर रही है वो ट्रू एंड फेयर है ना। वो ये अश्योर करेगा कि जो एसेट्स को सिक्योर किया जा रहा है उसकी वैल्यू जो है वो डिबेंचर का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट को दोनों को कवर करती है। और अगर आपके डिबेंचर के, आपके जो एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन होती है तो वो डिबेंचर होल्डर्स को इंटीमेट करता है, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, और कुछ खास? डिपॉजिट देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी। इसके अंदर 73 से लेकर 76A तक के आपके सेक्शंस हैं। इसके अंदर एक टॉपिक मिलेगा आपको, एलिजिबल कंपनी मिलेगा आपको इस पेज के एंड में या फिर स्टार्टिंग में आपको मिल सकता है। एलिजिबल कंपनी होती क्या है? तो बेसिकली एक जो पब्लिक कंपनी होती है जिसका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा, या फिर उसका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा। तो फिर अगर इन दोनों में से कोई भी आप अगर आते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? एलिजिबल कंपनी। और आप क्या कर सकते हैं उस केस के अंदर? आप पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है? एक एसआर पास करना पड़ता है। फिर उस एसआर को आपको इंटीमेट करना पड़ता है आरओसी को। कौन से फॉर्म में फाइल करेंगे? एमजीटी 14 के अंदर। कितने दिन में सर? 30 डेज के अंदर, जब से एसआर पास हुआ है तब से। सिंपल है। चलो ये देखिए, ये रहा एलिजिबल कंपनी, है ना, मिल गया ना। ये टॉपिक ही मैंने ऊपर बताया है बेटा, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, यू नो माय पॉइंट। ओके, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसके शॉर्ट नोट के अंदर आ सकता है, तो ये याद रखना कि ये क्या होता है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है? जब हमारी कंपनी, मतलब जब हम लोग इंडिया की कंपनी जब बाहर के अंदर क्या मांगने जाते हैं, बाहर कंट्रीज़ में पैसा मांगने जाते हैं और उनको शेयर के बदले डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करते हैं, उसे हम जीडीआर कहते हैं। अब देखो, अगर ये अमेरिका के अंदर हम गए तो उसको कहते हैं अपन एडीआर, है ना। और बाकी किसी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के अंदर इशू किया तो उसको कहते हैं अपन जीडीआर, एज सिंपल एज दैट। इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी कंडीशंस अच्छे से करके जाइएगा, है ना। इसकी कंडीशंस देखिए, जैसे कि वो प्रॉपरली एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, आपको एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एसआर पास करना पड़ेगा, और आपके डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो हैं वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास क्या होंगे? जमा होंगे। फिर वो उसको क्या करेगा? वो इशू करेगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, और ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे रहती हैं। इसके अंदर एक वोटिंग राइट का पॉइंट है, वो एक बार ज़रा ढंग से समझ लो। ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन के वे में पूछा जा सकता है। इसके अंदर वोटिंग राइट किसके पास रहेगा? और वोटिंग राइट क्या एक जीडीआर होल्डर एक्सरसाइज कर सकता है क्या? तो जीडीआर होल्डर तभी वोट कर सकता है जब वो अपने जीडी, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को कन्वर्ट करवा के किसके अंदर कन्वर्ट करवा ले बेटा? शेयर्स के अंदर, तभी वो वोट कर सकता है। अगर सर वो कन्वर्ट नहीं करवाता है तो फिर उस केस के अंदर उसका जो आपका डिपॉजिटरी होता है, दैट इज ओवरसीज डिपॉजिटरी, ओवरसीज डिपॉजिटरी, वो जो होता है वो उनके बिहाफ पर वोट करता है। सिंपल सी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है। चार्जेस के अंदर फॉर्म्स अच्छे से याद करके जाना, मैंने अच्छे से बता रखे हैं आपको। चार्जेस क्या होता है? ये भी एक लेन की तरह या फिर एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट की तरह क्रिएट किया जाता है, मोर्गेज की तरह क्रिएट किया जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपको 30 डेज के अंदर अंदर। और कौन से फॉर्म जाता है बेटा? CHG 1 जाता है नॉर्मल केस में, और CHG 9 जाता है डिबेंचर्स के केस में, ठीक है। देन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको कौन से में मिलता है? CHG 2 के अंदर। फिर ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि आपने प्रॉपर तरीके से चार्ज क्रिएट किया है। मॉडिफिकेशन किसके अंदर होता है? CHG 3 के अंदर। फिर सेटिस्फेक्शन का जो फॉर्म होता है वो जाता है किसके अंदर? CHG 4 के अंदर। और जो सर्टिफिकेट इशू करता है वो किसके अंदर जाता है बेटा? CHG
5 के अंदर जाता है, ठीक। और इस तरीके से आपको इतने सारे फॉर्म्स वगैरह मिलेंगे। ये जो फॉर्म्स वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। इतना कोई खास नहीं है ये टॉपिक। एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 बेटा, इसके अंदर जो फॉर्म फाइल किया जाता है वो कौन से फॉर्म में फाइल किया जाता है? MGT 7 के अंदर। कितने दिन में फाइल किया जाता है? 60 डेज के अंदर। कब से सर? जब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो अडॉप्ट हुए, है ना। अब आप बोलोगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट तो AGM के अंदर होते हैं, तो बस उस डेट से 60 डेज के अंदर अंदर। अब आप बोलोगे सर अगर AGM नहीं हुई तो जो लास्ट डेट है AGM की उससे आपको क्या करना है? फिर आपको MGT 7 फाइल करना है अलॉन्ग विद द रीजंस कि आपने AGM क्यों कंडक्ट नहीं करवाई। इसके अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर्स और काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको बताने पड़ते हैं, जैसे कंपनी का नाम क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसका शेयर कैपिटल क्या है, उसके डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, उसके जॉइंट वेंचर्स क्या हैं, होल्डिंग कौन है, सब्सिडरी कौन है, कौन थी, कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, मीटिंग कितनी हुई है, कमिटी मीटिंग्स कितनी हुई हैं, कोई पेनल्टी लगी हुई है क्या, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती है MGT 7 फॉर्म के अंदर, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें बेटा मैंने यही बात किया है, ये जो बात कर रहा हूँ ना ये सारी उसी में बात करी है मैंने, है ना। अच्छा एक चीज़ इसके अंदर ये याद रखना, सर्टिफिकेशन फॉर द एनुअल रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये फाइल क्या था MGT 8 के अंदर, अगर एक ऐसी किस पे एप्लीकेबल होता है, ये लिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल होता है, और ये एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ के ऊपर है, ठीक, या फिर टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ के ऊपर है ना, या फिर इक्वल टू और 50 करोड़ और मोर, तो उस केस के अंदर MGT 8 लगता है। MGT 8 क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है जो हम लोग देते हैं कि कंपनी ने सारे के सारे कंप्लायंस किए हैं एक फाइनेंशियल ईयर के। सिंपल, ये लीजिए। मीटिंग ऑफ द कंपनी, ये मीटिंग ऑफ द कंपनी जो है ये आपके AGM, अच्छा जनरल मीटिंग के बारे में बात कर रहा है, जो कि AGM और EOGM दोनों के बारे में बात कर रहा है ना। ये शॉर्टर नोटिस पर भी हो सकती है, जी हाँ। इसका नोटिस कितने टाइम का जाता है? 21 क्लियर डेज का जाता है। शॉर्टर नोटिस पर भी आप दे सकते हो, प्रोवाइडेड आपको 95% का क्या मिले, यहाँ पर कंसेंट मिले आपको। ओके अच्छा हाँ, ये डीम्ड स्पेशल बिजनेस, ये अच्छे से करके जाना कि स्पेशल बिजनेस कौन से होते हैं। तो 4 बिजनेसेस को छोड़कर सारे बिजनेस जो होते हैं वो स्पेशल बिजनेस होते हैं। कौन कौन से? जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अडॉप्ट करना, डिविडेंड को डिक्लेयर करना, डायरेक्टर को अपॉइंट करना इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, ऑडिटर को अपॉइंट करना एंड उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करना। इन 4 को छोड़कर बाकी सारे बिजनेस जो होते हैं वो स्पेशल बिजनेस होते हैं। लेकिन अगर ये 4 बिजनेस आप EOGM के अंदर करवा रहे हो, दैट इज अदर देन AGM, तो फिर ये चारों बिजनेस भी क्या मान लिए जाएंगे? स्पेशल बिजनेस मान लिए जाते हैं बच्चों, ठीक। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। कोरम, ये MCQ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पब्लिक कंपनी पर अप्लाई होते हैं, जिसके अंदर अगर आपके 5 मेंबर हैं तो उस केस के अंदर आपकी कोरम जो है 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, एक कोरम है। अगर आपके मेंबर्स कितने बेटा? लेस देन 1000, ठीक है। अगर आपके 1000 से ज़्यादा हैं बट किससे कम है बेटा? 5000 से कम है, उस केस के अंदर 15 मेंबर, और अगर 5000 से भी ज़्यादा हैं तो फिर 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि प्रॉक्सी काउंट नहीं होता इधर, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एक कोरम होती है प्राइवेट कंपनी की, है ना। अगर हाफ एन आवर दैट इज आधे घंटे तक अगर कोई कोरम नहीं है तो फिर मीटिंग क्या होगी बेटा? एडजर्न हो जाएगी, ठीक है। वही सेम टाइम, सेम वीक, सेम प्लेस, वही। लेकिन अगर इसके लिए अलग टाइम या अलग प्लेस कर रहे हैं तो फिर उसके लिए नोटिस देना पड़ता है ना। और अगर EOGM बुलाई थी, EOGM यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उस केस के अंदर अगर एडजर्न होती है ड्यू टू द वांट ऑफ अ कोरम, तो फिर आपकी जो मीटिंग है वो कैंसल हो जाती है। क्या हो जाती है? कैंसल। चलो रेस्ट्रिक्शन, अच्छा वोटिंग राइट्स के बारे में एक बार जरूर देख के जाना। एक होता है शो ऑफ हैंड्स, एक होता है
डिमांड ऑफ पोल, फिर एक होता है रिमोट या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, और लास्ट क्या होता है पोस्टल बैलेट्स। इसके अंदर डिमांड ऑफ पोल जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो एक बार जरूर देख के जाइएगा। मिनट्स का जो सेक्शन है वो 118 के अंदर होता है, जिसके अंदर जो आपकी मीटिंग्स होती हैं दैट इज एजीएम, ईओजीएम, कमिटी मीटिंग्स और भी सारी मीटिंग्स जो होती हैं, उनका जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है दैट इज एग्जैक्ट जो हुआ वो हम जब लिखते हैं तो उसे मिनट्स कहते हैं हम, है ना। तो आपको जितने भी काम होते हैं मीटिंग के वो सब आपको मेंशन करने पड़ते हैं मिनट्स के अंदर। उसके लिए अलग से आपको बुक बनानी पड़ती है जिसको कहते हैं अपन मिनट बुक, और उसके अंदर आपको मिनट्स एंटर करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके अंदर साइन करवाता है आपका चेयरपर्सन, ये लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ओके, एजीएम पर आ रहा हूँ मैं, सेक्शन है 96, और इसीलिए इसकी जो मीटिंग होती है वो कितने में होती है 9 to 6, सिंपल सी बात है 9 AM to 6 PM, सिंपल से याद रखना। बिजनेस आवर्स कहते हैं इसको, बिजनेस आवर्स, है ना। क्या ये जो एजीएम है ये संडे को हो सकती है क्या? जी हाँ, ये संडे को हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती, है ना। कहाँ पर होगी? ये जो आपकी सिटी है या फिर टाउन है या फिर प्लेस जो भी आपका विद इन द सिटी लिमिट या विलेज है, वहाँ पर क्या करवाना पड़ता है आपको? एजीएम कंडक्ट करवाना पड़ता है। अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी करवानी है तो फिर उस केस के अंदर आपको अप्रूवल लगती है। अगर इसका पैरामीटर्स की बात करें तो आपकी 15 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और उसके अंदर एक एजीएम हो जानी चाहिए, यानी 2 एजीएम के बीच में 15 महीने का गैप। एक कैलेंडर ईयर के अंदर आपकी एक एजीएम हो जानी चाहिए, और आपका जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उससे 6 महीने के अंदर अंदर आपकी एजीएम हो जानी चाहिए। लेकिन याद रहे, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर इनकॉर्पोरेशन के बाद वाला है तो आपको कितने महीने मिलेंगे? 9 महीने मिलते हैं बेटा। और इस केस के अंदर अगर आप चाहें तो आप एक्सटेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं आरओसी के पास, और आरओसी आपको एक्सटेंशन दे सकता है मैक्सिमम कितने पीरियड की? 3 महीने की दे सकता है। लेकिन याद रखना, ये एक्सटेंशन आपको इनकॉर्पोरेशन वाली एजीएम के लिए नहीं मिलेगी। सिंपल, ये देखिए, ये आपको मिलेगा यहाँ पे। ईओजीएम सेक्शन 100। अब देखिए, इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पर मेंबर्स क्या करते हैं, आपकी ईओजीएम बुलवाते हैं कि भाई आप मीटिंग बुलवाओ। तो या तो क्या होगा, या तो हमारी जो कंपनी है उसको स्व मोटो दैट इज खुद से वो रखवाना चाहती है तो ये वैसे करवा सकती है मीटिंग, या फिर अगर उनको नोटिस मिलता है तो फिर नोटिस के बाद करवाना पड़ेगा। अब नोटिस में मिनिमम नोटिस कितना मिलना चाहिए? तो भैया अगर आपकी शेयर कैपिटल है तो उस केस के अंदर 1/10 ऑफ द मिनिमम 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। देखो, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर उस केस के अंदर मिनिमम 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इतनी होनी चाहिए। और अगर वो इतने लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं तो कंपनी को ईओजीएम करवानी ही पड़ेगी। सिंपल, ले लीजिए। नाउ और क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे आप इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कंपनी से, अगर कंपनी नहीं करवा रही है तो। और अगर रिक्वेजिशनिस्ट दैट इज जो मेंबर जो मीटिंग करवाना चाहते हैं वो जितनी भी कॉस्ट देते हैं एक ईओजीएम करवाने के लिए वो रिकवर कर सकते हैं किससे? कंपनी से। ये लीजिए, है ना। डायरेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो सबको पता है बेटा, डायरेक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है ही। तो इसके अंदर डायरेक्टर्स के अंदर मैं बता देता हूं आपको, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए। और बहुत ही सिंपल है बेटा, याद रखना, है ना। देखो, देखते जाना। इसके अंदर ओपीसी के अंदर आता है 1 मिनिमम, प्राइवेट कंपनी के 1 के बाद क्या आता है? 2, और 2 के बाद क्या आता है बेटा? 3। खत्म हो गया हमारा। अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? 15, 15 और 15। खत्म, ठीक। चलो,
वुमेन डायरेक्टर की आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख के जाइएगा कि एक लिस्टेड कंपनी को रखना ही पड़ता है मिनिमम एक वुमेन डायरेक्टर, और आपकी जो पब्लिक कंपनीज हैं जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो आपको कम से कम एक वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वुमेन डायरेक्टर तो रखना ही पड़ेगा, है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अगर बात करूं तो लिस्टेड कंपनीज, ध्यान से देखना, लिस्टेड कंपनीज हैं तो मिनिमम 1/3 आपको रखना पड़ेगा, और अगर फ्रैक्शन आता है तो राउंड ऑफ टू 1 हो जाएगा, ये लो। और अगर आपकी पब्लिक कंपनीज हैं जिसके पैरामीटर्स आपको नीचे मिलेंगे, जैसे कि 10 करोड़ या उसके ऊपर या 100 करोड़ या उसके ऊपर, या लोन है 50 करोड़ के एक्सीडिंग, तो उसके अंदर आपको मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने पड़ते हैं। सिंपल है। नॉमिनी डायरेक्टर का एक बार देख के जाना। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, तो आपकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं या फिर आपकी जो गवर्नमेंट होती हैं वो बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट क्या रखवाती हैं, एक डायरेक्टर रखवाती हैं कंपनी के अंदर। एक क्या मतलब कितने भी डायरेक्टर्स रखवा सकती हैं कंपनी के अंदर, उसे हम नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर, अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर फर्स्ट डायरेक्टर के रिगार्डिंग कुछ भी बात नहीं की गई है, तो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिसे अपन कहते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, जो कि क्या है बेटा, इंडिविजुअल्स, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होने चाहिए, वो क्या हो जाएंगे, वो हम फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लेंगे। और वो कब तक रहेंगे, जब तक कि एजीएम के अंदर आप ड्यूली हेल्ड एजीएम के अंदर आप डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर लेते। सिंपल है। एडिशनल डायरेक्टर, यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आपको अलाउ करता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर है कि एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके वो किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सन को छोड़कर जो कि क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है डायरेक्टर की पोजीशन, जिसके ने जिसने खड़ा हुआ था वो डायरेक्टर बनने के लिए, लेकिन एजीएम में मेंबर्स ने मना कर दिया, वो इंसान क्या नहीं बन सकता, एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता बेटा। अल्टरनेट डायरेक्टर्स की बात करें तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर है एडिशनल डायरेक्टर से प्रोविजंस। इसके अंदर भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको अलाउ करना चाहिए। आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर होती है कि वो एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके एडिशनल अल्टरनेट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट में, ओरिजिनल डायरेक्टर के अगेंस्ट में। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर कहाँ गया हुआ है बेटा, आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है, वो भी कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 महीने के लिए आउट गया हुआ है, तो आप उसको रख सकते हो। अच्छा, वो कब तक रहेगा अल्टरनेट डायरेक्टर, जब तक कि वो रिटर्न नहीं हो जाता इंडिया के अंदर हमारा ओरिजिनल डायरेक्टर। सिंपल सिंपल। अगर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, उसके पास डिन होना चाहिए, उसको कंसेंट देनी चाहिए, उसको अपना इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, उनको ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ती हैं, है ना। अच्छा, जो आप याद रखना, जो उसको इंटरेस्ट अपना बताना पड़ता है वो बताना पड़ता है MBP 1 के अंदर, और उसको अपना जो डिस्क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग जो अपना डिक्लेरेशन देना पड़ता है वो देना पड़ता है DIR 8 के अंदर। वो जो अपनी कंसेंट देगा बेटा, फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस स्टेज पर, कंसेंट देगा वो है DIR 2 के अंदर, ये याद रख के जाना, है ना। चलो, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स इसके अंदर बता रहा है कि रिटायर कैसे होंगे बेटा। तो अगर बोलता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं कि 100% डायरेक्टर्स को रिटायर कर दो तो कर दो रिटायर, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर समझो 2/3 जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या मान लिए जाएंगे, वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन होंगे, और अगर इसके अंदर जो फ्रैक्शन होगा वो राउंड ऑफ टू 1 हो जाएगा, और ये जो LRR हैं इसके जो 1/3 हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, ऑफिस से रिटायर हो जाएंगे, और इसके अंदर जो फ्रैक्शन आएगा वो नियरेस्ट टू द 1/3 आता है ना। और इसके अंदर जो ऑफिस से बाहर निकलते हैं वो लोग निकलते हैं जो कि लॉन्गेस्ट हैं अपने ऑफिस के अंदर, और अगर सब एक ही डेट पर आए हुए हैं तो फिर एग्रीमेंट से निकलते हैं, और अगर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर लॉट से निकाला जाता है, दैट इज चिट सिस्टम से उनको बाहर निकाला जाता है। सिंपल। चलो,
डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये अच्छे से करके जाना, सेक्शन 164 है बच्चों। ये वो डिस्क्वालिफिकेशंस बताता है कि अगर एक पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है लेकिन इन डिस्क्वालिफिकेशन से क्या है, इन्फ्लेक्टेड है, तो फिर वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब कैसे कैसे सिचुएशंस हैं, जैसे मान लो वो इंसॉल्वेंट है, या उसने अप्लाई कर रखा है इंसॉल्वेंट के लिए, या फिर वो अनसाउंड माइंड है, या फिर उसने 188 का डिस्क्लोजर नहीं दे रखा है, 188 का कंप्लायंस नहीं करता है, या फिर आपका 184 का डिस्क्लोजर का कंप्लायंस नहीं करता है, या फिर वो जेल जा चुका है 6 महीने या उससे ज़्यादा के लिए, तो 5 साल के लिए आउट हो जाएगा। और अगर 7 साल या उससे ज़्यादा की अगर जेल है तो वो लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल हो जाएगा कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए। तो बस यही चीज़ें दे रखी है बेटा, देखो इसके अंदर। इसी के साथ जुड़ता हुआ ही है आपका सेक्शन 167, जो कि आपकी बुक ने बहुत अच्छा काम किया है कि अगर कोई इंसान डायरेक्टर रहते हुए इन सब सी चीज़ों के अंदर फंसता है तो फिर उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो 164 के डिस्क्वालिफिकेशंस जो है ना, सेम टू सेम यहाँ पे हैं, ठीक है। या फिर वो एब्सेंट होता है सारी बोर्ड मीटिंग्स के अंदर 1 साल के, भले से उसने लीव ऑफ एब्सेंस लिया हो या ना लिया हो। फिर वो कॉन्ट्रावेंशन करता है 184 के अगेंस्ट में, या फिर वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं करता है। इंटरेस्ट कौन से फॉर्म वाला बेटा, MBP 1 वाला, बताया था मैंने ऊपर फॉर्म में, ठीक है। या फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है कोर्ट या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, या फिर वो कॉन्विक्टेड होता है वही 6 महीने के लिए, तो फिर 5 साल, और 7 साल से ऊपर होता है तो लाइफ टाइम आउट है बेटा, ठीक है। तो ये चीजें आपको मिलेंगी। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, अगर वो छोड़ के जाना चाहता है तो सेक्शन 168 इस बारे में बात करता है। आपको जो नोटिस जो है छोड़ने का, वो आपको राइटिंग के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। किसको, कंपनी को। कंपनी के अंदर भी किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिसीव करेंगे, उसको नोट करेंगे और अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बताएंगे कि वो इंसान छोड़ के चला गया, हमको बेवफा इंसान है ना, छोड़ के चला गया। फिर हम इंटीमेट करेंगे किसको, ROC को। कब से, सॉरी, ROC को हम इंटीमेट करेंगे कौन से फॉर्म में, DIR 12 फॉर्म में, ठीक है। कब से, अब देखो ये डिपेंड करता है कब से, ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, इसको जाने दो। फिर हमारा जो डायरेक्टर है वो चाहे तो वो भी इंटीमेट कर सकता है, रिजाइनिंग वाला डायरेक्टर कौन से फॉर्म में बच्चा, DIR 11 के अंदर इंटीमेट कर सकता है। लेकिन कर सकता है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। सर यहां तो लिखा हुआ है कि सर ये तो में ही है ना, हाँ चलो ठीक है में ही है, तो फिर नहीं ये रहा ही शैल। सर यहाँ तो शैल लिखा हुआ है, आप तो ऑप्शन बता रहे हो, तो बेटा यहाँ पे चेंज हो चुका है, यहाँ पे अब में हो चुका है, ठीक है। अगर वो चाहे तो क्या कर सकता है, बताएगा, नहीं बताएगा कोई टेंशन नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अभी तक तो वो छोड़ के जा रहा था, अब हम इसको धक्का देके बाहर निकाल रहे हैं। 169 है बेटा ये, और कुछ नहीं है। 169 में क्या बोलता है कि हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं, इसके लिए स्पेशल नोटिस आता है। क्या आता है बेटा, स्पेशल नोटिस आता है। वो जाता है कंपनी को, कंपनी उस स्पेशल नोटिस की एक कॉपी जो है वो कंसर्न्ड डायरेक्टर को सेंड कर देती है। बोले लो भाई साहब, आपको बाहर निकालने की बात चल रही है। डायरेक्टर अपना क्या देता है, रिप्रेजेंटेशन लेटर देता है। बोले ये हमारे सारे मेंबर्स को भेज दो, अगर टाइम रहा तो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, टाइम रहा तो। कंपनी क्या करेगी, कंपनी नोटिस भेजेगी लोगों को, एक मिनट, हाँ जी, कंपनी जो है नोटिस भेजती है अपने मेंबर्स को। नोटिस के अंदर ये मेंशन करती है कि डायरेक्टर ने अपना रिप्रेजेंटेशन लेटर दिया है, और नोटिस की साथ एक रिप्रेजेंटेशन लेटर की एक कॉपी भी लगा देते हैं। ये रहा रिप्रेजेंटेशन लेटर की एक कॉपी लगा देंगे, ठीक है। अगर हम रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं दे पाए तो फिर उसका रिप्रेजेंटेशन लेटर मीटिंग के अंदर रीड अलाउड किया जाता है, दैट इज रीड आउट किया जाता है ना। ये लीजिए, तो ये सारी चीजें हैं। और फिर क्या करेंगे, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, और फिर क्या करेंगे, निकाल देंगे, ठीक है। चलो फिर इसका वही इंटीमेशन देना पड़ता है DIR 12 के अंदर। बताओ ROC को जब से निकाला है आपने, कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, याद रखना, चाहे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो चाहे डायरेक्टर का रिमूवल हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। क्लियर हुआ, चलो। रेम्यूनरेशन ऑफ अ डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। कितना आपको क्या देना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन देना आप दे सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर अगर आपको ओवरऑल देना है तो फिर आप कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 11% दे सकते हैं, है ना।
अगर जैसे आप एमडी या डब्ल्यूटीडी है और वो से क्या है बेटा सिंगल है, ओनली एक है, तो फिर उस केस के अंदर आप कितना दे सकते हैं मैक्सिमम 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये आप दे सकते हैं। और बाकी डायरेक्टर्स को आपको देना है तो कितना दे सकते हैं आप भाई, अगर एमडी या डब्ल्यूटीडी हैं तो फिर उस केस के अंदर आपका 3% और नहीं तो फिर 1%, है ना। रेम्यूनरेशन दे सकते हो कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दे सकते प्रॉफिट, अगर नहीं दे सकते बेटा रेम्यूनरेशन, है ना, नहीं दे सकते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, स्केड्यूल 5 के अकॉर्डिंगली आप क्या दे सकते हो, उसको रेम्यूनरेशन दे सकते हो, है ना। चलो, सिटिंग फीस मतलब जो आपकी बोर्ड मीटिंग्स या आपकी कमेटी मीटिंग्स में अटेंड करने जो आ रहा है इंसान, उसको जब आप पैसा देते हो उसको सिटिंग फीस कहते हैं। मैक्सिमम आप कितना दे सकते हैं बेटा इसको, 1 लाख रुपए पर मीटिंग आप दे सकते हैं। याद रखना, आपके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं या वुमेन डायरेक्टर हैं, इनको मिनिमम उतना तो मिलेगा ही मिलेगा जितना बाकियों को मिलता है ना, सिंपल है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ये बिल्कुल उसके बारे में बताता है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, हम अपना इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, हम अपना ऑफिस असाइन नहीं करेंगे किसी को, और अगर असाइन करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। हम कोई भी अनड्यू गेन या अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ नहीं करेंगे और अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे। सो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी जो कि मैंने सारी की सारी चीज़ें बता दी बेटा आपको, है ना। पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी पावर्स बताता है, और ये पावर्स अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से काम नहीं चलेगा बेटा, है ना, थोड़ा सा हिलना पड़ेगा और बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं, तो आपको कई सारे ऐसे मैटर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको शेयर होल्डर्स से कॉल मंगवाना है, आपको बायबैक करना है, आपको लोन लेना है, बोरो करना है, दैट इज आपको लोन देना है, गारंटी देनी है, सिक्योरिटी देनी है, या फिर आपको डिबेंचर्स इशू करने हैं या शेयर्स इशू करने हैं, या फिर आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है अपना फंड, या फिर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, या फिर आपको टेक ओवर करना है, अमलगमेशन करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, वगैरह वगैरह चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है। सिर्फ यही नहीं, इवन कि इंटरनल ऑडिटर या स्टेटरी ऑडिटर को आपको अपॉइंट करना है, आपको पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देना है। सो इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स आपको एक बोर्ड मीटिंग मैंडेटरी है, यस। लेकिन याद रखना, लेकिन किंतु परंतु इसके अंदर अगर आप 4th वाली पावर दैट इज बोरो मनी, 5th वाली पावर दैट इज इन्वेस्ट वाला, एंड 6th वाली पावर ग्रांट लोन, इन तीनों के लिए आप किसी दूसरी कमिटी या फिर डायरेक्टर्स को अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, कमिटी या फिर डायरेक्टर्स को अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हो, है ना, ये चीज है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ बोर्ड, बेसिकली यहाँ पे 4 ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाया है, और अगर उसके ऊपर आपको जाना है तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। दैट इज, अगर आपको सपोज मान लीजिए अंडरटेकिंग को सेल करना है, अब चाहे आप पूरी बेच रहे हैं या सब्सटेंशियली ऑफ द होल ऑफ अंडरटेकिंग बेच रहे हैं, उसके लिए आपको SR पास करना पड़ता है। दूसरा, अगर आप मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जिसके लिए आपको दैट इज अमलगमेशन वगैरह कर रहे हैं आप, और उसके लिए आपको कंपनसेशन मिलता है। क्या मिलता है बेटा, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन कायदे से ट्रस्ट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए, लेकिन आपका दिमाग कुछ अलग ही चल रहा है, तो उसको आपको कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक SR पास कर लो। थर्ड कंडीशन, अगर आप जो बोरो करना चाहते हो अमाउंट, क्या करना चाहते हो, बोरो, और वो एक्सीड कर रहा है, किससे ज्यादा एक्सीड कर रहा है, आपका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस आपका फ्री रिजर्व्स और प्लस आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये जितना भी है ना, इससे ज्यादा आप लोन लेना चाहते हो, SR जिंदाबाद, सिंपल। लास्ट है आपको जो रेमिट यानी कि पेमेंट, आप जो डायरेक्टर ने लोन ले रखा है उसके रिगार्डिंग जो रेमिट करने के लिए एडिशन ऑफ टाइम चाहिए आपको, SR आप पास करवा लीजिए, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट, बस एक ही चीज बची है जो इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। पहले के टाइम पर एक लिमिट हुआ करती थी 7.5%, आज के टाइम में वो कोई लिमिट नहीं है, दैट इज आप अनलिमिटेड अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी को, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, इसके लिए आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, आप दे दो, एंड साल के एंड के अंदर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने पॉलिटिकल पार्टी को क्या दिया है बेटा, कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डीम्ड और अपरेंट, ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रीब्यूशन हैं ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन माने जाते हैं, है ना।
ये लीजिए। ओके, विद दिस पार्ट सी पूरा खत्म होता है अपना रिवीजन का और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ऑफ कोर्स। एंड सेक्शन डी पर आ रहा हूं मैं। सेक्शन डी के अंदर जो आपके बिजनेस एथिक्स है, ये देखो है सिर्फ 10 पन्ने का। देखो समझो बात को, ये है सिर्फ 10 पन्ने का और इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं आपके 20 मार्क्स के, और भी ज़्यादा आ सकते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा पढ़ने लायक का मामला है ये, ठीक है। 10 मार्क्स के आते हैं, 10 या 15 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, तो इट्स नॉट अ बैड डील, ठीक है। तो एथिक्स के अंदर देखिए आप टाइप से एक बार देख के जाना, दैट इज मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स या अप्लाइड एथिक्स, ये तीन होते हैं अपने पास। फिर आप ये इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, है ना। फिर इसके अंदर आप रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग देख के जाइएगा, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्कोर कीपिंग एंड अटेंशन डायरेक्टिंग है। मिशन स्टेटमेंट ऑफ ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है एथिक्स के मामले में, कि आप प्रोफेशनलिज्म कैसे एथिक्स को एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो गाइडलाइंस हैं वो दे रखी हैं कि आप हर टाइम इंडिपेंडेंस बनाए रखें, रिपोर्टिंग प्रॉपर करें, कॉन्फिडेंशियलिटी रखें, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी बताए गए हैं, रीजनेबल स्टेप्स लें, टाइम टू टाइम करें, स्कोप देखिए, एक्सपेक्टेशंस देखिए क्लाइंट की कि क्या चाहता है वो, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिटरमाइन कीजिए, मैनेजमेंट कंपनी या बोर्ड से बात कीजिए, ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाइए, उसके बाद बात कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, है ना। फिर इम्पॉर्टेंट अगर बात करें इम्पॉर्टेंट, सो यहाँ पर है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, आपका मिलेगा ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस और ऑनेस्टी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद करके जानी है। अरे बेटा रटनी ही है, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, अच्छे से रट के जाना, ठीक है। ये जो हेडिंग्स हैं ये आपको रट कर जानी है। नेक्स्ट इज अगेन फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये आप करके जाइए, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट, सोशल ग्रुप को प्रोटेक्शन देना, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, willing acceptance, education and guidance and not against the public profit making। importance आप देख के जाइए, importance important है बेटा, importance of ethics is important, है ना। ये तो राइमिंग हो गई। ओके, यहाँ पर 7 प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर ना इससे आपको कंफ्यूज करेगा, है ना। तो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस लाइफ एंड 7 प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये अलग अलग चीज़ें हैं, अच्छे से याद करके जाना। तो ट्रस्टफुल होना, ओपन माइंड होना, ऑब्लिगेशंस को मीट करना, क्लियर डॉक्यूमेंट्स होना, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, अकाउंटिंग कंट्रोल करना, रेस्पेक्टफुल होना, दीज आर ऑल द बेसिक बिजनेस एथिक्स, दैट इज 7 इन द नंबर। अच्छा, कौन कौन से इश्यूज होते हैं जो कि आपको एथिक्स के अंदर एथिक्स के अंदर फेस करने पड़ेंगे आपको, जैसे कि करप्शन हो गया, इसके अंदर तो इंडिया को कोई जवाब ही नहीं है। फिर ग्रीड फॉर प्रॉफिट और टर्नओवर हो गया, अकोमोडेटिंग अ ग्रुप हो गया, इंफॉर्मेशन का लीक हो गया, प्रोफेशनलिज्म का लीक हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर या ईगो एंड डोमिनेंस। ईगो तो आजकल छोटे छोटे बच्चे में भी है बेटा, तो बिजनेस तो क्या बात है फिर, है ना। चलिए अगेन आपको इम्पोर्टेंस, बेनिफिट, नीड, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारे के सारे करके जाने हैं। अल्टीमेटली देखो चीज़ एक ही है लास्ट वाले पॉइंट को छोड़कर, जो कि था डिसएडवांटेज। उसके अलावा आपके बेनिफिट हो गया, आपके नीड हो गया, आपके एडवांटेजेस हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया, ये सारी चीज़ें एक ही है, लेकिन याद करके तो जानी पड़ेगी, है ना। इसके ये जो हेडिंग्स हैं ये अच्छे से करके जाना है आपको, क्योंकि इसके अंदर का आप लिख सकते हो। अब देखो सुनो इस चीज़ को, इसके अंदर से सिर्फ एक टॉपिक उठकर आएगा, जैसे टू क्रिएट द गुड इमेज, उसके ऊपर आपको 2 से 3 मार्क्स का पूछ सकता है, वो पूरा का पूरा टॉपिक नहीं पूछेगा, है ना। जैसे कि कौन कौन से नीड क्या है बेटा इसके अंदर, मेल प्रैक्टिसेस को रोकना, कस्टमर के कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना, सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस करना, कस्टमर्स के राइट्स को सेफगार्ड करना, एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना, गुड इमेज क्रिएट करना, गुड रिलेशंस डेवलप करना, स्मूथ फंक्शनिंग, कंज्यूमर मूवमेंट, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर एंड हेल्दी कंपटीशन। ये सारे टॉपिक जो हैं बहुत ही जनरल टॉपिक हैं, है ना। इसका अगर आपको हेडिंग्स भी याद रह जाए तो आप आराम से लिख कर आ सकते हो। यस यस, देखो मैंने कहा था ना एडवांटेज आएगा, और ये देखो ये रहा एडवांटेज, करके जाना है आपको।
डिसएडवांटेज तो बिल्कुल करके जाना है आपको, क्योंकि आपको 5 तरह के एडवांटेज बता रखे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक तरह का डिसएडवांटेज बता रखा है, जो कि क्या है, नेगेटिवेट करता है ये ऑब्जेक्ट, फिर कॉस्टली है और डाइवर्सिफिकेशन होता है अचीवमेंट का, है ना। एंड विद दिस खत्म आपका पार्ट सी, खत्म आपका पार्ट डी, खत्म, ठीक है। एंड विद दिस वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस, एंड पेपर बहुत ही अच्छा करके आने वाले हो आप लोग, इजी आएगा। अपना कॉमन सेंस के द्वार हमेशा खुले रखना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बेस्ट बात जो है मैं लास्ट में बता रहा हूँ आपको, 100% पेपर आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। दिस इज द की फॉर द पास, ठीक है। पास आप डेफिनेटली होगे अगर 100% आप करके आए हो। उसके ऊपर अगर आप अच्छा करके आते हो तो आपके डेफिनेटली एग्जामिशन भी आ सकती है बेटा, और आपकी जरूर आएगी, है ना। सो विद दिस आई रैप अप दिस होल सेशन। थैंक यू वेरी मच, अगेन बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।